प्राइवेट बैंक ज्वाइन करने से पहले हर एक कैंडिडेट के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मेरी सैलरी कितनी होगी, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, बॉन्ड कितना होता है, नोटिस पीरियड कितना होता है, पोस्टिंग कहाँ मिलती है और कौन सी पोस्ट मिल सकती है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लगता है, और फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आपके दिमाग में कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। आज मैं इन सभी क्वेश्चंस का एकदम प्रैक्टिकल आंसर दूंगी अपने लगभग 10 साल के बैंकिंग एक्सपीरियंस से। तो सबसे पहला जो पॉइंट और सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कि क्या मैं बैंक में जॉब करने के लिए एलिजिबल हूँ, वो कवर कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको जो सबसे मैंडेटरी है वो है ग्रेजुएशन। आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। परसेंटेज कितनी चाहिए वो बैंक पे डिपेंड करता है। एज क्राइटेरिया ये रहता है कि आप 18+ होने चाहिए। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट जॉब के लिए। कॉमर्स वाले स्टूडेंट, नॉन कॉमर्स वाले, दोनों ही स्ट्रीम कैंडिडेट बैंक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 कि कौन सी पोस्ट हमें मिल सकती है अगर हम बैंक ज्वाइन करते हैं। तो बहुत सारी पोस्ट होती हैं बैंक में, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, बैंक ऑपरेशन मैनेजर, टेलर, कैशियर, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, सेल्स ऑफिसर, असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, और अगर कोई और डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, पोस्ट हैं, तो वो भी पोस्ट बैंक में आपको मिल सकती है। तो ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, और अगर आप फ्रेशर हैं तो उस पर आप डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पोस्ट बैंक में मिलेंगी या आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। क्योंकि मैंने भी बैंक इनमें से ही किसी एक पोस्ट से ज्वाइन किया था। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, यानी कि सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि सैलरी कितनी होती है। देखो, अगर बैंक में सैलरी की बात करें तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपकी स्टार्टिंग कम से हो सकती है, बट आप बहुत जल्दी प्रमोट हो जाते हैं और कई बैंकों में आपको ईयरली 2 इंक्रीमेंट्स भी मिल जाते हैं। आपको 6 मंथ में 1 इंक्रीमेंट मिल जाता है और नेक्स्ट 6 मंथ में 1 इंक्रीमेंट मिल जाता है। वो डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पर, ठीक है। तो मिनिमम सैलरी जो होती है वो 18,000 मतलब 18 to 20 होती है अगर आप फ्रेशर हैं, आफ्टर डिडक्शन ऑफ पीएफ वगैरह डिडक्शन होता है, ESI का डिडक्शन होता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मिनिमम 15 to 18 आपको अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी अगर आप फ्रेशर हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर आपको 25 to 35 के बीच में हाइक लगकर सैलरी मिल जाती है, जो आपकी लास्ट सैलरी है। तो अब जब दूसरा बैंक चेंज करेंगे तो आपको 25 to 35 हाइक लग जाती है। वो आपके इंटरव्यू पर डिपेंड करता है और आपके रेफरेंस पर डिपेंड करता है। उसके बाद ये चीज़ आप देख लेना, क्योंकि CTC और फिक्स सैलरी दोनों में डिफरेंस होता है। CTC क्या होती है, फिक्स सैलरी क्या होती है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी। उसके बाद बैंक में सैलरी से अलग बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं, जो मैं अपनी ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आई होप आपने वो देखी होगी और आपको वो वीडियो बहुत पसंद भी आई होगी, क्योंकि उसमें मैंने फुल डिटेल बताई है कि आपको सैलरी के अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। फिलहाल सैलरी के अलावा आपको इंसेंटिव और बोनस मिलते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पर मिलते हैं। कई बार आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आपको सैलरी से डबल ट्रिपल भी इंसेंटिव क्रेडिट होता है। तो ये डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पर और बैंक के क्राइटेरिया पर। अगर आप चाहते हैं कि इस रेंज से आपको ज़्यादा अच्छी सैलरी मिले तो आप किसी रेफरेंस के थ्रू जाना। तो हो सकता है कि आप एज ए फ्रेशर हों तब भी आप ज़्यादा सैलरी ले लें, क्योंकि रेफरेंस का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है बैंक में। पॉइंट नंबर 4 है कि आपकी ज्वाइनिंग कहाँ होती है, आपको पोस्टिंग कौन सी ब्रांच में मिलेगी। तो देखो, ज़्यादातर बैंक अपनी नियर बाई यानी कि लोकल कैंडिडेट को ही हायर करती है, बट फिर भी कई बार आपको अदर सिटीज़ में भी लोकेटेड कर दिया जाता है। वो इंटरव्यू से पहले ही आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाती हैं कि आपको उस ब्रांच में उस पोस्ट के लिए हायर किया जाएगा, उसके लिए ही आपका इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। मोस्टली तो मैंने आपको बता दिया कि लोकल कैंडिडेट को ही प्रेफर करते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई सिलेक्टिव सिटी है या फिर आप कहीं ऑलरेडी पहले ही ट्रांसफर्ड हो रहे हैं तो आप वहाँ के लिए भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं होगा, ट्रांसफ़र बैंक में इजीली हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बैंक आपने ज्वाइन किया है तो आपकी ट्रेनिंग और जो भी ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है वो आपका किसी अदर सिटी में या फिर किसी अदर ब्रांच में हो सकता है, और आपकी जो ज्वाइनिंग ब्रांच है वो कोई और हो सकती है। अब चेक करेंगे कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं जो आप बैंक ज्वाइन करने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होने
चाहिए, उनके बिना आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ग्रेजुएशन की डिग्री और मार्कशीट कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए। 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स मैंडेटरी हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ, मोबाइल नंबर और आपकी कोई वैलिड मेल आईडी, बैंक अकाउंट डिटेल्स। अगर आपकी ज्वाइनिंग हो गई है तो ऑफ़र लेटर और ज्वाइनिंग लेटर भी आपको साथ में रखना पड़ेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको चाहिए। बाकी बैंक के क्राइटेरिया पर डिपेंड करते हैं। कई बार कुछ बॉन्ड्स होते हैं तो उसमें एफिडेविट वगैरह जो भी विटनेस लगते हैं वो चाहिए होते हैं। फ़िलहाल ये तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट हैं ये चाहिए ही चाहिए। पॉइंट नंबर 6, स्किल कौन कौन से हैं जो बैंक ज्वाइन करने के लिए ज़रूरी हैं। वैसे आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। कुछ स्किल्स हैं जो आपके पास होने चाहिए अगर आप बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आनी चाहिए, आपको बेसिक एक्सेल की नॉलेज आनी चाहिए, ईमेल राइटिंग आनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए, कस्टमर हैंडलिंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए और सबसे ज़रूरी है कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो आपका कॉन्फिडेंस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू दिखना भी चाहिए। पॉइंट नंबर 7 जो कि बहुत ज़रूरी है कि इंटरव्यू में क्या क्या देखा जाता है। हालांकि मैं इसके लिए ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर उसको भी देखना। सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आपको अपने बारे में बताना है, आपको कितना बताना है, क्या वो पूछना चाहता है, वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाके वहाँ चेकआउट कर लेना। आप बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास एक सुटेबल शॉर्ट आंसर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग आंसर होना चाहिए। कई बार पूछते हैं कि बैंकिंग क्या है, सेल्स क्या है, तो वो सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। तो ये आपको एक एग्जांपल के लिए कस्टमर की सिचुएशन दे दी जाएगी कि इस तरह की सिचुएशन है कस्टमर के साथ, आप उसको कैसे हैंडल करोगे। तो उसमें आपका एटीट्यूड देखा जाएगा कि आप किस तरीके से चीज़ों को मतलब अग्रेसिवली हैंडल करते हैं या फिर हम्बल नेचर के साथ हैंडल कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सेल्स का जो टारगेट होता है वो आप हैंडल कर पाओगे। तो इस चीज़ के लिए हमेशा याद रखना, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप सेल्स टारगेट हैंडल कर लोगे, ऐसा कुछ हैंडल कर लोगे जो आपको दिख रहा है कि वो बिल्कुल भी मतलब अचीव करने की संभावना ही नहीं है, लेकिन अब कभी भी आपको आंसर नो में नहीं देना है, आपको हमेशा आंसर यस ही बोलना है। कि अगर आपको बोल रहे हैं ना कि आपको एक दिन में 1 करोड़ करना है तो आप बोले, आपको आंसर यही करना है कि यस सर हम कर लेंगे, ट्राई करेंगे, अपना बेस्ट देंगे। कस्टमर की लीड पर डिपेंड करता है, मतलब कुछ भी डिप्लोमेटिक आंसर देना, लेकिन नो नहीं कहना है। कई बार वो पूछते हैं कि रीलोकेशन पॉसिबल है या नहीं, मतलब आपको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तब भी आपको बोलना है येस। बैंक सिर्फ सारी संभावनाएं चेक करता है, वो आपको कोई सिचुएशन नहीं दे रहा है कि नहीं हम ऐसा ऐसा आपके साथ करेंगे, थ्रेट दे रहे हैं, नहीं। वो सिर्फ सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक कर रहा है कि इन फ्यूचर ऐसा हम कर सकते हैं या नहीं, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आती है तो आपको क्या बोलना है, येस। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो आपसे पूछेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन डिटेल में आप वो जाकर प्लीज़ वीडियो देख लेना, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत डिपेंड करता है बैंक में। बैंक आपकी पर्सनालिटी को बहुत डीपली ऑब्जर्व करता है, तो आपको फॉर्मल और वेल ग्रूम्ड होना चाहिए। और नंबर 8 की सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन देंगे ज्वाइनिंग के लिए, आपको HR की कॉल आएगी, फिर आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा। अगर इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा जो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको ऑफर लेटर जनरेट कर दिया जाएगा, फिर ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ होंगी, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी और फिर आपको ब्रांच में पोस्टिंग मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 9 बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान से और बहुत क्लियरली समझना, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये चीज़ें देखी हैं और जेन्युइन है, कुछ भी फेक नहीं बता रही हूँ, जेन्युइन है वही आपको बताऊँगी। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में क्या क्या चेक होता है कि आपका जो एड्रेस प्रूफ है जो आपने दिया है वहाँ आप रहते हैं या नहीं रहते हैं। अगर आप पहले कहीं एम्प्लॉय रह चुके हैं तो वहाँ का एम्प्लॉयमेंट चेक होगा, वहाँ के एम्प्लॉय से बात भी कर सकते हैं कि आपका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड कैसा था। आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स क्रॉस चेक होंगे यूनिवर्सिटी से।
इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना कि आपके जो एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो चेक नहीं होते हैं। वो आपकी यूनिवर्सिटी पर जाकर आपका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट, कई बार किसी बैंक में ऐसा होता है कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है, लेकिन अगर आपने सोचा, ज़्यादा होशियारी दिखाई और सोचा कि फेक मैं डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जब भी क्रॉस चेक हुआ, कभी भी ऑडिट हुआ, तो जैसे ही ये पॉइंट पकड़ में आएगा आपको तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाएगा। आपसे कोई एप्लीकेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं है, आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, आपको तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ऐसा मेरे सामने हो चुका है। एक एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग के लगभग 1.5 ईयर बाद ये चीज़ नोटिस हुई थी कि उसने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किया था अपना, तो उसको जब वो पकड़ में आया पॉइंट, उसको सीधा टर्मिनेट कर दिया गया था। उसके बाद एक पॉइंट आता है, कोई ब्लड रिलेशन में तो आपका उस बैंक में नहीं है या किसी भी ब्रांच में तो नहीं है कि आपका रियल ब्रदर, रियल सिस्टर या फिर आपके मदर फादर रियल, कोई भी वर्किंग नहीं होना चाहिए। ये बैंक की पॉलिसी होती है और लगभग हर एक बैंक की, हर एक NBFC की पॉलिसी ये होती है। तो आप इसको क्रॉस चेक कर लेना। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर ऐसी आपको लग रही है सिचुएशन है कि आपका कोई भी ब्लड रिलेटिव उस बैंक में ऑलरेडी है, किसी भी पोस्ट पर है, तो आप उस चीज़ को डिस्क्लोज कर देना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जब ये चीज़ पकड़ में आती है, क्योंकि ये इंसिडेंस में मेरे साथ हो चुका है, मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि एक कैंडिडेट ने ये चीज़ छिपाई थी और जो उसमें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय था उसकी 4 ईयर की सर्विस थी बैंक में, लेकिन फिर उसकी सिस्टर ने ज्वाइन किया, विदिन 4 मंथ दोनों को टर्मिनेट कर दिया गया था। तो ये चीज़ को आप बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। जो चीज़ आपकी है, जेन्युइन है, उनको बिल्कुल सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर देना। पॉइंट नंबर 10 में कवर करेंगे कि नोटिस पीरियड क्या होता है। देखो, नोटिस पीरियड ज्वाइनिंग के टाइम पर नहीं होता है, लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम पर ही बैंक आपको डिस्क्लोज कर देती है कि जब आप बैंक छोड़कर जाएंगे तो आपको कितने मंथ का या कितने दिन का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। लगभग 2 महीने का, 1 महीने का नोटिस पीरियड तो सभी जगह होता है, बाकी पोस्ट पे डिपेंड करता है। कई बार 3 मंथ्स का भी नोटिस पीरियड आपको सर्व करना पड़ सकता है। आपको इमीडिएटली भी रेजिग्नेशन मिल सकता है, लेकिन शायद उसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। जो भी आपकी सैलरी डिडक्शन होती है, इंसेंटिव्स, जो भी कुछ डिडक्शन होता है वो उस टाइम पर ही आपको पता चलेगा। पॉइंट नंबर 11 है कि बॉन्ड क्या होता है। तो सबसे पहले इस चीज़ समझेंगे कि हर एक बैंक में बॉन्ड नहीं होता है और इस चीज़ को आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बॉन्ड तब के लिए होता है जब आप जॉब छोड़ने वाले होते हैं, यानी कि कुछ बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, तो वो चीज़ बॉन्ड होती है। कि कई बार किसी कंपनी में ऐसा होता है कि आप 1 साल तक जॉब छोड़ ही नहीं सकते हैं। अगर आप छोड़ेंगे तो कुछ अमाउंट आपको भरनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ आपके ऑफर लेटर में डिस्क्लोज होती है। तो उस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि अगर आप किसी बॉन्ड वाली कंपनी में जा रहे हैं, बॉन्ड होगा तो ये चीज़ आपको पहले डिस्क्लोज कर दी जाएगी। बॉन्ड की जो क्राइटेरिया है कि 1 साल के लिए होगा, कितना अमाउंट देना पड़ेगा, वो सारी चीज़ आपको पहले डिस्क्लोज कर दी जाएंगी। लेकिन आप ऑफर टाइम के, जब आप ऑफ़र लेटर साइन करेंगे, उस चीज़ को आप बहुत क्लियरली रीड कर लेना, उसके बाद सिग्नेचर करना। क्योंकि ऐसी चीज़ मेरे साथ हुई थी। मेरा 1 साल का ऑफ़र लेटर था, बट मिसप्रिंट होकर उस पर 2 साल का जो बॉन्ड है वो लिख गया था। तो मैंने वो चीज़ पहले ही पढ़ ली थी, तो मैंने उसको तभी करेक्ट करवाया और न्यू ऑफ़र लेटर जनरेट करवाया। पॉइंट नंबर 12 में आपका आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद क्या होता है। ज्वाइनिंग के बाद फर्स्ट डे क्या होता है, आपके HR डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, आपको सिस्टम एक्सेस मिलता है, ID कार्ड प्रोसेस होता है, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में कुछ चीज़ें हैं वो हो सकती हैं, आपको अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को रिपोर्ट करना हो सकता है। बस यही चीज़ें होती हैं, यही कुछ फॉर्मेलिटी होती हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती है। बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि वो क्या होती हैं, नॉर्मली तो यही होती हैं। पॉइंट नंबर 13 में कि आप बैंक में करियर ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। तो देखो, ये बैंक में बहुत जल्दी आपको प्रमोट कर दिया जाता है, बहुत जल्दी अच्छे इंसेंटिव्स मिलते हैं। बस आपके डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपका लर्निंग एटीट्यूड कैसा है। कुछ बैंक में इंटरनल एग्जाम्स होते हैं जिनको क्लियर करके भी आप प्रमोट हो सकते हो, वो भी विदिन 1 ईयर, और आपको ट्रांसफ़र की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो चीज़ तो आपकी आफ्टर ज्वाइनिंग है। अगर आप उस पर भी लॉन्ग वीडियोस चाहते हैं तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगी, मुझे कमेंट कर देना। पॉइंट नंबर 14, जो बैंक के रियल चैलेंजेस होते हैं उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, टारगेट होता है, प्रेशर होता है, इसमें नो डाउट होता है, ऑडिट का वर्कलोड होता है,
मंथ एंड प्रोसेस होता है, ईओडीज होती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके ज्वाइनिंग के बाद के लिए हैं। टारगेट्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, बट आप प्रमोट भी होते हैं, अच्छे इंसेंटिव भी अर्न करते हैं। पॉइंट नंबर 15 में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरे एक्सपीरियंस से आपको किस किस चीज़ को प्रिपेयर कर लेना चाहिए अगर आप बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले अपना कम्युनिकेशन स्किल एकदम इम्प्रूव करो, चाहे हिंदी में बात कर रहे हैं चाहे इंग्लिश में कर रहे हैं, लेकिन आप अपना पॉइंट क्लियरली समझा पाओ, इस तरीके से अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करो। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज समझो, एक्सेल की बेसिक नॉलेज ले लो, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। ऑफर लेटर जब भी आ जाए बहुत ध्यान से पढ़ना और अपना एक लर्निंग एटीट्यूड रखो। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कॉन्फिडेंस रखो। हर एक चीज़ जो बैंक या फिर जिस भी जॉब के लिए आप जा रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, इसलिए जा रहे हैं, इसीलिए वो वैकेंसी आपके लिए है। तो कॉन्फिडेंस अपना एकदम हाई रखो और हमेशा अपना लर्निंग एटीट्यूड रखो, हम्बल रहो। बैंक में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप सॉल्यूशन देने वाले बनो, ना कि एक्सक्यूज़ देने वाले। आपके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होना चाहिए, नहीं है तो आप अपनी टीम से, अपने सुपरवाइज़र के साथ कोऑर्डिनेट करके उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एकदम रेडी रहो। यानी कि एक्सक्यूज़ देकर किसी और पर काम टाल दो। अपना भी काम सीखो, साथ में दूसरे एम्प्लॉय का भी काम सीखो, उनकी एब्सेंस में कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो और आप उस पोस्ट के लिए भी, हायर पोस्ट के लिए भी ऑलरेडी पहले ही प्रिपेयर हो जाएंगे। तो अगर आप प्राइवेट बैंक ज्वाइन करना चाहते हो तो ये चेकलिस्ट कंप्लीट कर लो, इस वीडियो को सेव कर लो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक भी कर दो। अपने इंटरव्यू से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो। और कोई आपकी क्वेरी है जिसके ऊपर आप एक लॉन्ग वीडियो, डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करना। तो मिलते हैं एक और वीडियो में एक और यूज़फुल लर्निंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे ट्यून। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।